हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BHDS 183 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। देखिए स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसलिए है क्योंकि इसमें 5 साल के PYQ के अकॉर्डिंग जो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। और ये नोट्स और ये वीडियो जून और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं आप। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो PDF नोट है, ये PDF नोट्स आप व्हाट्सएप से कहाँ परचेस कर सकते हैं, कहाँ से? व्हाट्सएप से जाइए, आप लोग परचेस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मेरे साथ है ना, रिवाइजन करना है आपको, यहाँ पर वीडियो के थ्रू रिवीजन करना है। PDF आपको व्हाट्सएप से ही परचेस करना है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि का मतलब अगर समझ जाएंगे ना तो हमें क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत ही आसानी होगी। अनुवाद सिद्धांत, अनुवाद क्या होता है भाई? यहाँ पर अनुवाद की बात करें तो अनुवाद क्या होता है? अनुवाद को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का नाम सुन के आप लोग ये समझ गए होंगे कि भाई अनुवाद क्या होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन होता है इसका इंग्लिश नाम। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? हिंदी को इंग्लिश करना, किसी भी अलग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरा लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये क्या होता है भाई? यही तो होता है ट्रांसलेशन। जैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश को हिंदी में करना है, हिंदी को उर्दू में करना है, उर्दू को हिंदी में करना है ना, बंगाली को हिंदी में करना, बंगाली को इंग्लिश में करना, मतलब ये ट्रांसलेशन होता है। समझ में आ गया? एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना, ये क्या होता है? ट्रांसफर होता है, तो ये ट्रांसलेशन होता है। अब ये क्या है? अनुवाद सिद्धांत। तो अनुवाद सिद्धांत क्या होते हैं भाई? अनुवाद सिद्धांत एक नियम होते हैं, विचार होते हैं। ठीक है, तो अनुवाद सिद्धांत में नियम, विचार और सिद्धांत है जो बताते हैं कि अनुवाद कैसे किया जाएगा। तो अनुवाद सिद्धांत में ट्रांसलेट करना सिखाया जाता है, किस तरह से ट्रांसलेट करना चाहिए। जैसे मान लो कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो इसको ट्रांसलेट, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो इसका फॉर्मूला को ही क्या कहेंगे भाई? सिद्धांत है, रूल कहेंगे, नियम कहेंगे। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो है ये इंडेफिनिट टेंस में आता है। मैं पढ़ता हूँ तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट है आपका आई, यहाँ ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं है, वर्ब है पढ़ना, तो आई रीड हो जाएगा, है ना। तो मैं पढ़ता हूँ। इसी तरह से ये नियम बताते हैं, सिद्धांत में क्या होता है? नियम बताते हैं। ठीक। और दूसरी बात यहाँ की, सिद्धांत अनुवाद प्रविधि क्या है भाई? तो अनुवाद प्रविधि को भी समझिए। तो अनुवाद प्रविधि यानी प्रविधि का क्या मतलब है? प्रविधि का मतलब होता है अनुवाद करने की सही तरीका, सही विधि। क्या है सही तरीका, कैसे विधि, है ना। तो मान लो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में जो अनुवाद करेंगे, यहाँ पे क्या देखा जाएगा? शब्द के अनुसार अनुवाद देखा जाएगा, कौन सा शब्द है, किस में बदलना है, वो शब्द देखना पड़ेगा, शब्द देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर शब्द नहीं, या इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा क्या वर्ड लगेगा, क्या लगाने से ये चेंज होगा, इन सभी को देखना है। तो इसी तरह से हमारा क्या है भाई, कैसे प्रविधि में कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे प्रविधि का मतलब ये समझ जाओ कि टेक्निक्स है ना। तो मतलब अनुवाद जो करेंगे उसका क्या टेक्निक्स रहेगा, अनुवाद करने का क्या टेक्निक्स रहेगा। तो ये भी आपका क्या है भाई? अनुवाद प्रविधि है। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से और भी क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? अनुवाद के स्वरूप का क्या कीजिए भैया? विश्लेषण कीजिए। चलिए समझते हैं। अनुवाद का अर्थ केवल एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में बदलना ही नहीं, बल्कि यह एक सृजनात्मक और अर्थपरक प्रक्रिया होता है ना, समझने के लिए। अनुवाद का स्वरूप बहुआयामी होता है, जिसमें भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक तत्व सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले अनुवाद का भाषिक स्वरूप महत्वपूर्ण है, जिसमें मूल पाठ, सोर्स लैंग्वेज के अर्थ को लक्ष्य भाषा में यथासंभव सटीक रूप से किया जाता है। इसमें शब्द चयन, वाक्य रचना, शैली का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरा इसका अर्थगत स्वरूप है, जिसमें अनुवादक केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि भाव और संदर्भ का अनुवाद करता है। कभी कभी शब्दशः अनुवाद से अर्थ विकृत हो सकता है, इसलिए भावानुवाद अधिक उपयुक्त होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से इसी तरह से याद करेंगे, समझेंगे। तो तीसरा इसका अनुवाद होता है भैया सांस्कृतिक स्वरूप।
तो तीसरा अनुवाद सांस्कृतिक स्वरूप भी है, अत्यंत ये महत्वपूर्ण है। हर भाषा अपने साथ एक संस्कृति लाती है इसमें, इसलिए अनुवाद में सांस्कृतिक संदर्भों का समायोजन आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त सृजनात्मक स्वरूप भी होता है, जहां अनुवादक मूल रचना की आत्मा को बनाए रखते हुए उसे नई भाषा में पुनः रचता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने समझा, और इसको इसी के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। हिंदी है ना भैया, तो ये हिंदी को हिंदी के अनुवाद के स्वरूप, मतलब जो ट्रांसलेट करते हैं उसका क्या क्या स्वरूप है, तो यहाँ पे जो लिखा है भाई हिंदी में ही है, तो भाई ध्यान से समझना पड़ेगा, इसको अच्छा से समझिए, ठीक है। तो इजी लैंग्वेज में लिखा है भाषिक स्वरूप, है ना, ये लक्ष्य भाषा, ये सबको इम्पोर्टेंट ये सब समझिए, है ना। अर्थगत स्वरूप, अलग अलग इसका स्वरूप बता रहे हैं, सांस्कृतिक स्वरूप, सृजनात्मक स्वरूप, ये सब याद रखना है। तो स्टूडेंट देखिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा तो ये वीडियो बहुत दूर दूर तक जाएगा, ज्यादा शेयर होगा, पूरा इंडिया में देखो, वीडियो तो पूरा इंडिया में देखा जा रहा है, लेकिन ज्यादा देखा जाएगा चैनल में। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, लाइक करने से जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, आपको पता है ना। और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं, अभी भी भाई ऐसे ही देख रहे हैं, भाई भाई क्या यार सब्सक्राइब करना है यार, छोड़ो ना, देखते हैं ऐसे, भाई सोच मत करो, मेहनत करते हैं, तो लाइक कमेंट जरूर बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा क्या है भाई, मीडिया में अनुवाद के समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे मीडिया कोई बात को दूसरे तक भेजेंगे, ठीक है, संचार के माध्यम से मान लो, तो भैया उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम जिसे सुनाने वाले हैं, जिसे दिखाने वाले हैं, उनको वो समझ में आए। तो मान लो कोई बंगाली वीडियो रिकॉर्ड किया, कोई बंगाल जगह चले गया, कोई नेपाल चले गया, या फिर कहीं और चले गया, आप इंडिया के हो, आप जिस भाषा में समझोगे मीडिया आपको उस भाषा में ही ट्रांसलेट करके समझाएगा। समझ में आ गया, यही बात है। चलिए समझते हैं। मीडिया में अनुवाद एक अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण क्या है, कार्य है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव व्यापक जनसमूह पर पड़ता है। इसलिए अनुवाद करते समय कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले भैया सटीकता अत्यंत जरूरी है। मीडिया सामग्री में तथ्यात्मक जानकारी होती है, इसलिए अनुवाद में किसी भी प्रकार की त्रुटि से गलत सूचना फैल सकती है, ठीक है। उसके बाद दूसरे हैं स्पष्टता का ध्यान रखना। अनुवाद ऐसा हो कि आम पाठक या फिर दर्शक आसानी से समझ सके, जटिल और कठिन शब्दों से बचना चाहिए। तीसरे भाषिक सरलता और सहजता आवश्यक है। मीडिया की भाषा संवादात्मक होती है, इसलिए अनुवाद भी स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। सांस्कृतिक संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी समुदाय, धर्म या फिर संस्कृति को आहत करने वाले शब्दों या फिर अभिव्यक्तियों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। और पांचवा है भाई समयबद्धता। मीडिया अनुवाद में जरूरी है, क्योंकि समाचार और घटनाएं समय सीमा से जुड़ी होती है कि नहीं। इसके अलावा शैली और टोन का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे समाचार, विज्ञापन या साक्षात्कार के अनुसार भाषा का स्वर बदलना। मतलब जैसे जैसे समाज में आप जाएंगे, जिस तरह से आपको सब अच्छा जो भी समाज में देंगे ना, उनको मजा आना चाहिए, उनका आपका टोन अच्छा लगना चाहिए ना। तो मीडिया अनुवाद में निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना यह अत्यंत आवश्यक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, काव्यानुवाद के उद्देश्य और अनुवाद की पद्धतियों का कीजिए विवेचन कीजिए। तो काव्यानुवाद का मुख्य उद्देश्य किसी भी कविता को एक भाषा से दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि उसका मूल भाव, सौंदर्य और प्रभाव सुरक्षित रहे। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य साहित्य का प्रसार करना है, ताकि एक भाषा की श्रेष्ठ कविताएं दूसरी भाषाओं के पाठकों तक पहुंच सके। इससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और आदान प्रदान बढ़ता है। काव्यानुवाद का एक अन्य उद्देश्य साहित्यिक अनुभव का विस्तार करना है, जिससे पाठक नई भावना और विचारों से परिचित होते हैं। यह भाषाओं को समृद्ध भी करता है, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से नई अभिव्यक्तियां और शब्द विकसित होते हैं। काव्यानुवाद में कई पद्धतियां अपनाई जाती है। पहली पद्धति शब्दानुवाद की होती है, जिसमें मूल कविता के शब्दों का यथावत अनुवाद किया जाता है, लेकिन इसमें भाव की गहराई कभी-कभी कम हो सकती है। दूसरी पद्धति भावानुवाद की
होती है जिसमें शब्दों की बजाय कविता के मूल भाव और अर्थ को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कविता की आत्मा बनी रहती है। तीसरी पत्ती सृजनात्मक अनुवाद की है, जिसमें अनुवादक मूल कविता की शैली, लय और सौंदर्य को बनाए रखते हुए नई भाषा में पुनः रचता है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रशासनिक हिंदी कविता। प्रशासनिक हिंदी की सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी से भिन्नता को साधारण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या समझे? क्वेश्चन कह रहा पढ़िए से फिर से। प्रशासनिक हिंदी की सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी से भिन्नता को साधारण कीजिए। तो देखिए प्रशासनिक हिंदी की सामान्य हिंदी देखते हैं और साहित्यिक हिंदी से कैसे भिन्नता है, इनको देखते हैं। प्रशासनिक हिंदी, सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी तीनों जो है कि प्रयोग अलग-अलग संदर्भों में होता है, इसलिए इनकी प्रकृति, इनका उद्देश्य और शैली में स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। प्रशासनिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों, पत्राचार, आदेश, नियम और रिपोर्ट को स्पष्ट, सटीक और एक रूप एक रूप रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसमें भाषा औपचारिक, तथ्यात्मक और सीधे अर्थ वाली होती है। उदाहरण के लिए आवेदन पत्र अग्रिम कार्रवाई हेतु घोषित किया जाता है। इसके विपरीत सामान्य हिंदी का प्रयोग दैनिक जीवन में संवाद के लिए किया जाता है। इसमें भाषा सरल, सहज और बोलचाल की होती है। जैसे आपका आवेदन आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है ना? इसमें क्या हुआ? इसमें भाषा सरल, सहज और बोलचाल की भाषा हुई। साहित्यिक हिंदी उद्देश्य का भाव, कल्पना और सौंदर्य की अभिव्यक्ति करना होता है। इसमें अलंकार, प्रतीक और भावनात्मक अधिक होता है। उदाहरण तुम्हारा निवेदन प्रशासन की राहों पर अग्रसर हो गया है। तो साहित्यिक हिंदी ये हुआ, ठीक है? जिसमें अलंकार का ध्यान, प्रतीक और भावनात्मक इसमें अधिक होता है। प्रशासनिक हिंदी में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जबकि साहित्यिक हिंदी में भाव और कल्पना को महत्व दिया जाता है। सामान्य हिंदी इन दोनों के बीच संतुलित रूप है। क्वेश्चन नंबर 5, सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद दोनों ही साहित्य की महत्वपूर्ण विद्याएं हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और उद्देश्य अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। सृजनात्मक साहित्य मूल रचना की प्रक्रिया है, जिसमें लेखक अपनी कल्पना, अनुभव और भावनाओं और विचारों को एक नई और मौलिक अभिव्यक्ति देता है। इसमें भाषा के माध्यम से एक नई दुनिया का निर्माण किया जाता है। वहीं अनुवाद मूलतः किसी रचना को एक भाषा से दूसरी भाषा रूपांतरित करने की प्रक्रिया है, लेकिन यह केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि अनुवाद में मूल रचना के भाव, शैली और अर्थ को सुरक्षित रखते हुए उसे नई भाषा में पुनः प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार अनुवाद भी एक प्रकार का सृजनात्मक कार्य बन जाता है, क्योंकि अनुवाद को मूल भाव को नई भाषिक संरचना में ढालना पड़ता है। कई बार अच्छा अनुवाद भी सृजनात्मक साहित्य जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। अनुवाद के माध्यम से किसी भाषा के श्रेष्ठ साहित्य को दूसरी भाषाओं तक पहुंचाया जाता है, जिससे साहित्य का विस्तार होता है। 6 नंबर में है प्रशासनिक भाषा के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। प्रशासनिक भाषा वह विशिष्ट भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यों, नीतियों, आदेशों, पत्राचार और अभिलेखों में किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता इसकी स्पष्टता और एकार्थकता है, जिससे किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। प्रशासनिक भाषा अत्यंत औपचारिक और मानक होती है, जिसमें भावनात्मक के स्थान पर वस्तुनिष्ठता और तटस्थता को प्राथमिकता दी जाती है। इस भाषा में सटीक शब्दावली और पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताकि अर्थ में कोई अस्पष्टता ना रहे। वाक्य संरचना सामान्यतः लंबी और व्यवस्थित होती है, जिसमें तर्कसंगत क्रम का पालन किया जाता है। प्रशासनिक भाषा में आदेशात्मक और निर्देशात्मक शैली का अधिक प्रयोग होता है, जैसे कि आदेश, अधिसूचना, परिपत्र आदि। इसके अतिरिक्त इसमें मानकीकरण और एकारूपता का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि विभिन्न स्तरों पर समान अर्थ में संचार हो सके। यह भाषा सरल होते हुए भी अत्यंत अनुशासित होती है। 7 नंबर में है प्रशासनिक कार्यों के संबंधित होने वाले अनुवाद का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
प्रशासनिक कार्यों के संबंध में अनुवाद करते हैं उन सरकारी दस्तावेजों, पत्रों, आदेशों और रिपोर्टों, अधिसूचना और नीतिगत सूचनाओं का एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण है, जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली में उपयोग होते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ विभिन्न भाषाओं के लोग प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार अनुवाद में मुख्य ध्यान स्पष्टता, सटीकता और औपचारिकता पर दिया जाता है। इसमें भावनात्मकता या फिर साहित्य अलंकरण की कोई जगह नहीं होती है। भाषा सीधी, तथ्यपरक और नियमों के अनुसार होती है, ताकि किसी प्रकार की गलत व्याख्या ना हो सके। प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत आवेदन पत्र, सरकारी आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अनुबंध, रिपोर्ट, नीति, दस्तावेज और कानूनी सामग्री शामिल होती है। उदाहरण के लिए, किसी सरकारी आदेश का अनुवाद इस प्रकार होगा कि इसका अर्थ हर स्तर के कर्मचारी, नागरिक को समान रूप से समझ में आए। इस अनुवाद का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, एकरूपता और प्रभावी संचार सुनिश्चित करना होता है। साथ ही यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद, ट्रांसलेशन की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो भाई अलग-अलग क्षेत्रों में अनुवाद कितना जरूरी होगा? क्यों जरूरी होगा? देखिए, अनुवाद केवल भाषा परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह ज्ञान, सूचना और संस्कृति के आदान-प्रदान का यह एक महत्वपूर्ण क्या माध्यम है। आज के वैश्विक युग में इसकी उपयोगिता अनेक क्षेत्रों में अत्यधिक बढ़ गई है। अलग-अलग क्षेत्रों में भैया ट्रांसलेशन का जरूरत पड़ने लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का विशेष महत्व है। अगर कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उसको अनुवाद का माध्यम अपनाना होगा। बिना अनुवाद के वो सीख नहीं पाएंगे हिंदी से इंग्लिश, ठीक है? इसके माध्यम से विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान, जैसे पुस्तकें और शोध सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचती है, जिससे उनका ज्ञान विस्तृत होता है ना। ट्रांसलेशन करने से आप अलग-अलग तरीके के अलग-अलग चीज़ों का ज्ञान आप ले सकते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में अनुवाद सरकारी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करता है। विभिन्न भाषाओं में आदेश, नीति, अधिसूचनाएँ जारी कर प्रशासन को प्रभावी बनाया जाता है। मीडिया के क्षेत्र में अनुवाद समाचार, रिपोर्ट और सूचनाओं को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने में मदद करता है, जिससे समाज अधिक क्या होता है, जागरूक बनता है। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अनुवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाता है। इससे कंपनियां विभिन्न देशों के ग्राहकों और साझेदारों से जुड़ पाती है। सांस्कृतिक क्षेत्र में अनुवाद विभिन्न संस्कृतियों समझने और उनके बीच समन्वय स्थापित करने में सहायक होता है। 9 नंबर में है पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ और स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य उन विशेष शब्दों से है जो किसी निश्चित विषय, क्षेत्र या फिर शासन में एक विशिष्ट और निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रशासन, विज्ञान, विधि, तकनीकी, अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों में अधिक होता है, जहाँ स्पष्टता और एकरूपता आवश्यक होती है। पारिभाषिक शब्दावली का मुख्य उद्देश्य किसी अवधारणा को बिना किसी भ्रम के सटीक रूप में व्यक्त करना होता है। उदाहरण के लिए, संविधान अनुच्छेद, कराधान, आपूर्ति, मांग जैसे शब्द अपने क्षेत्रों में निश्चित अर्थ रखते हैं और इन्हें उसी रूप में समझा जाता है। इसके स्वरूप की बात करें तो पारिभाषिक शब्दावली सटीक, एकार्थक और मानकीकृत होती है। इसमें शब्दों का भावात्मक या फिर अलंकारिक प्रयोग नहीं होता, बल्कि यह तथ्यात्मक और वैज्ञानिक होती है। यह शब्दावली प्रायः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समान अर्थ में प्रयुक्त होती है, जिससे संचार और एकरूपता बनी रहती है। पारिभाषिक शब्दावली एक महत्वपूर्ण क्या है, स्वरूप यह भी है इसके पारिभाषिक शब्दावली का एक महत्वपूर्ण स्वरूप यह भी है। क्या है महत्वपूर्ण स्वरूप? स्वरूप यह भी है, इसे समय-समय पर विकसित और मानकीकृत किया जाता है, ताकि नई अवधारणाओं और तकनीकों को भी सही ढंग से व्यक्त किया जा सके। 10 नंबर में है प्रशासनिक साहित्य संबंधी अनुवाद पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रशासनिक साहित्य संबंधी अनुवाद का अर्थ उन
साहित्यिक और साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद है जो प्रशासन, शासन, नीति, समाज और व्यवस्था से जुड़े विषयों को प्रस्तुत करती है। इस प्रकार के अनुवाद में साहित्यिक अभिव्यक्ति और प्रशासनिक भाषा दोनों का संतुलन आवश्यक होता है। इस अनुवाद का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक विचारों, नीतियों और सामाजिक संदेशों को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाना होता है। इसमें रिपोर्ट, नीतिगत लेख, सरकारी प्रकाशन, भाषण और प्रशासन से जुड़े साहित्यिक लेख शामिल हो सकते हैं। ऐसे अनुवाद में केवल शब्दों का रूपांतरण पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मूल भाव, उद्देश्य और संदर्भ को भी सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद में भाषा सटीक, स्पष्ट, सटीक और औपचारिक होनी चाहिए, लेकिन जहाँ आवश्यक हो, वहाँ साहित्यिक सौंदर्य और प्रभाव को भी बनाए रखना पड़ता है ना? जब एक प्रकार का संतुलित अनुवाद होता है, जिसमें तथ्य और अभिव्यक्ति दोनों का अध्ययन रखा जाता है। इस प्रकार के अनुवाद से नीतियों और प्रशासनिक विचारों को जनसामान्य तक प्रभावी रूप से पहुँचाया जा सकता है। साथ ही यह विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच समझ और समन्वय को भी बढ़ाता है। अनुवाद की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। ट्रांसलेशन की क्या प्रक्रिया है भाई? अनुवाद की प्रक्रिया एक क्रमबद्ध और बौद्धिक कार्य है, जिसमें किसी मूल भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में उसके अर्थ और भाव को सुरक्षित रखते हुए रूपांतरित किया जाता है ना, ट्रांसलेट किया जाता है। यह केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि समझ, विश्लेषण और पुनः अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले अनुवादक मूल पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करता है। इसके बाद वह पाठ के भाव, संदर्भ और उद्देश्य को समझता है, जिससे सही अनुवाद की नींव तैयार होती है। इसके पश्चात विश्लेषण किया जाता है, जिसमें कठिन शब्दों, मुहावरों, वाक्य संरचना और सांस्कृतिक संदर्भों को समझा जाता है। इसके बाद अनुवाद का निर्माण होता है, जिसमें मूल भाव को लक्ष्य भाषा में स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। यहाँ शब्दशः अनुवाद से अधिक भाव और अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। अंत में पुनरीक्षण किया जाता है, जिसमें अनुवाद की शुद्धता और प्रवाह और व्याकरण की जांच होती है, ताकि अंतिम पाठ त्रुटि रहित हो सके। साहित्यिक अनुवाद पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या है साहित्यिक अनुवाद? चलिए, साहित्यिक अनुवाद का अर्थ है किसी साहित्य रचना, ठीक है? साहित्य मतलब जानते हो, किताब, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, समझ में आ गया? तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही साहित्य होता है। तो साहित्यिक अनुवाद का अर्थ है किसी साहित्यिक रचना, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को एक भाषा से दूसरी भाषा में इस प्रकार ट्रांसलेट करना कि उसकी मूल भावना, सौंदर्य और कलात्मकता सुरक्षित रहे। ठीक है? तो उसका जो मान लो मैं स्कूल जाता हूँ, उसको ऐसे ट्रांसलेट किया जाए कि वो भी मैं स्कूल का ही मतलब दे, ये नहीं कि भाई उसको ट्रांसलेट करने पर कोई दूसरा मतलब दे, है कि नहीं? यह केवल शब्दों का अनुवाद नहीं होता, बल्कि एक सृजनात्मक और संवेदनशीलता प्रक्रिया होती है। साहित्यिक अनुवाद में अनुवादक को मूल रचना के भाव, शैली, प्रतीक, अलंकार और सांस्कृतिक संदर्भों को समझकर उन्हें लक्ष्य भाषा में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। यहाँ केवल शाब्दिक अर्थ पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इस भाव और प्रभाव को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह अनुवाद पाठकों को विभिन्न भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य से परिचित कराता है। इसके माध्यम से किसी भाषा का साहित्य अन्य भाषाओं और संस्कृतियों तक पहुंचता है, जिससे साहित्य का विस्तार होता है और वैश्विक समझ विकसित होती है। साहित्यिक अनुवाद एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह हर भाषा की अपनी अभिव्यक्ति शैली और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। इसलिए अनुवादक को मूल रचना के प्रति ईमानदार रहते हुए रचनात्मक स्वतंत्रता भी लेनी पड़ती है। अनुवाद पुनरीक्षण पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। तो अनुवाद पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन रिवीजन। तो पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया का एक क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, चरण है, जिसमें तैयार किए गए अनुवादित पाठ की शुद्धता,
स्पष्टता और गुणवत्ता की क्या होती है, जाँच की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अनुवाद मूल पाठ के अर्थ, भाव और उद्देश्य के अनुरूप हो तथा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए। परीक्षण के दौरान अनुवादक या फिर संपादक यह देखते हैं कि कहीं अर्थ का विकृति तो नहीं हुई है, वाक्य रचना सही है या फिर नहीं है, बल्कि और भाषा प्रभावपूर्ण या वह फिर स्वाभाविक है या फिर नहीं। इसके साथ ही व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्हों की भी जाँच की जाती है। अनुवाद परीक्षण में यह भी देखा जाता है कि शब्दों का चयन उचित है या फिर नहीं तथा क्या लक्ष्य भाषा की शैली के अनुसार पाठ को ढाला गया है। कई बार सांस्कृतिक संदर्भों और तकनीकी शब्दों की भी पुनः समीक्षा की जाती है ताकि वे सही और सटीक हो। यह चरण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रारंभिक अनुवाद में कुछ त्रुटियां रह सकती हैं जिन्हें पुनरीक्षण के माध्यम से सुधारा जाता है। इससे अनुवाद अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनता है। 14 में है प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता और उपयोगिता का विवेचन कीजिए। प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि भारत जैसे बहुभाषी देश में प्रशासनिक व्यवस्था विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों से जुड़ी होती है। सरकारी आदेश, नीतियां, अधिसूचनाएं और पत्राचार सभी नागरिकों तक उनकी भाषा में पहुंचाना आवश्यक होता है, जिससे सुचारू संचार स्थापित हो सके। अनुवाद की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह प्रशासन और जनता के बीच भाषाई बाधा को दूर करता है। इससे सरकारी योजनाएं और सूचनाएं अधिक लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचती है और वे उनका लाभ उठा पाते हैं। इसके अलावा अनुवाद प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने में मदद करता है। जब जब सभी दस्तावेज एक से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होते हैं, तो गलतफहमी की संभावना कम हो जाती है। अनुवाद विभिन्न विभागों और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी सहायक होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान अनुवाद के माध्यम से ही संभव होता है। यह प्रशासनिक दक्षता को भी बढ़ाता है क्योंकि कर्मचारियों और अधिकारियों को सूचनाएं स्पष्ट रूप से समझ में आती है। अनुवाद के साधनों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अनुवाद एक जटिल और सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसे सफल बनाने में विभिन्न साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुवाद के साधन वे संसाधन हैं जिनकी सहायता से अनुवादक मूल पाठक को समझकर उसे लक्ष्य भाषा में सटीक रूप से प्रस्तुत करता है। सबसे पहले शब्दकोश डिक्शनरी अनुवाद का प्रमुख साधन है। यह शब्दों के अर्थ, प्रयोग और विभिन्न संदर्भों को समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से सही शब्द चयन संभव होता है। दूसरा महत्वपूर्ण साधन पारिभाषिक शब्दावली है जो विशेष क्षेत्रों जैसे कि विज्ञान, प्रशासन, विधि आदि के मानकीकृत शब्दों को समझने में सहायता करती है। इससे अनुवाद में एकरूपता बनी रहती है। तीसरा साधन संदर्भ पुस्तकें और विश्वकोश हैं जो विषय की गहराई और सही जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा आज के समय में डिजिटल साधन जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, अनुवाद सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन डिक्शनरी भी अत्यंत क्या है महत्व उपयोगी है। ये अनुवाद को तेज और अधिक सटीक बनाते हैं। साथ ही भाषिक ज्ञान और सांस्कृतिक समझ भी महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि केवल यांत्रिक अनुवाद से सही अर्थ नहीं निकलता। प्रशासनिक क्वेश्चन 16 में है प्रशासनिक पत्राचार के अनुवाद पर क्या कीजिए उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। तो चलिए समझते हैं। प्रशासनिक पत्राचार का अनुवाद सरकारी कार्यालयों, विभागों और संस्थानों के बीच होने वाले पत्रों, आदेशों, सूचनाओं और ज्ञापनों का एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता, एकरूपता और प्रभावी संचार स्थापित करना होता है। इस प्रकार के अनुवाद में भाषा अत्यंत औपचारिक, स्पष्ट और तथ्यपरक होती है। इसमें भावनात्मक या फिर साहित्यिक शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सीधी
और सरल भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि संदेश बिना किसी भ्रम के समझा जा सके। उदाहरण देने के लिए बोला गया, तो उदाहरण के लिए मान लो, द एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड फॉर नेसेसरी एक्शन। इसका क्या अनुवाद होगा, इसका क्या मतलब होगा कि आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है ना। तो ये द एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड फॉर नेसेसरी एक्शन का मतलब हुआ भाई, है ना। तो आपने क्या देखा, इसका ट्रांसलेट हुआ। इसी प्रकार अब और भी है कई। प्लीज सबमिट द रिपोर्ट विद इन 7 डेज, मतलब कृपया 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उदाहरण हो गया। तो प्रशासनिक पत्राचार के अनुवाद में यह भी ध्यान रखा जाता है कि शब्दों का चयन मानकीकृत और यथार्थक हो ताकि विभिन्न विभागों और अधिकारियों के बीच समान अर्थ संप्रेषित हो सके। 7 नंबर में है सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता और उपयोगिता की समीक्षा कीजिए। सृजनात्मक मतलब समझते हो क्या होता है? सृजनात्मक मतलब बिल्कुल सही तरीके से सेट करके, है ना, सुंदर तरीके से। ये सब आपका क्या होता है भाई? ये सब होता है सृजनात्मक साहित्य। तो ये साहित्य मतलब जानते हो, शिक्षा से रिलेटेड जितने भी चीज होता है ना, वो साहित्य होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद साहित्यिक संसार का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक जैसी रचनाओं को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जाता है। इसकी आवश्यकता उपयोगिता दोनों ही अत्यंत है। सबसे पहले इसकी जो आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि एक भाषा में रचित श्रेष्ठ साहित्य केवल उसी भाषा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अनुवाद के माध्यम से यह साहित्य अन्य भाषाओं के पाठकों तक पहुंचता है और ज्ञान का विस्तार होता है। तो यह विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच समझ और संवाद स्थापित करने में सहायक होता है। दूसरे यहाँ पर क्या है कि सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की उपयोगिता यह की है कि यह विश्व साहित्य को समृद्ध बनाता है। इससे पाठक जो है कि अन्य संस्कृतियों के विचार, भावनाएं और जीवन दृष्टि को समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए किसी महान उपन्यास या फिर कविता का अनुवाद उसे वैश्विक पहचान दिला सकता है। इसके अतिरिक्त यह अनुवाद भाषाई विकास में भी सहायक होता है क्योंकि नई अभिव्यक्तियां, शब्दावली विकसित होती है। यह अनुवादकों की सृजनात्मक क्षमता को भी बढ़ाता है और क्योंकि उन्हें मूल रचना की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए उसे नए रूपों में प्रस्तुत करना होता है। तो देखिए इसको अपने तरीके से एक बार मैं समझाऊं। सृजनात्मक साहित्य जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि का अनुवाद है कि इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अलग-अलग भाषाओं के लोग हैं, वो क्या कर सके, उससे अच्छा से पढ़ सके, समझ सके। तो इसलिए सृजनात्मक साहित्य बहुत जरूरी है अनुवाद के लिए। और इसकी आवश्यकता क्यों होती है भाई? तो इसकी आवश्यकता अलग-अलग भाषाओं के लोगों तक ये साहित्य पहुँचता है ना? नई संस्कृति, विचार और परंपराओं की जानकारी मिलती है। अच्छे साहित्य का लाभ पूरी दुनिया को मिलता है। भाषा और संस्कृति के बीच संबंध इसमें मजबूत होते हैं। और ये जो कहा गया है कि उपयोगिता, तो ज्ञान और साहित्य का अब इसमें प्रसार होता है। उपयोगिता का मतलब लाभ, तो इससे ज्ञान और साहित्य का प्रसार होता है। लेखक की रचनाएं अधिक लोगों तक पहुंचती है। लोगों में आपसी समझ और भाईचारा बढ़ता है और साथ ही विद्यार्थियों और जो शोधकर्ता होते हैं, उनको पढ़ाई में मदद मिलती है। तो समझ गए सृजनात्मक साहित्य का क्या उपयोग है अनुवाद में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए अनुवाद के महत्व पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अनुवाद का अर्थ किसी एक भाषा में व्यक्त विचारों, भावों, सूचनाओं को बिना मूल अर्थ बदले दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। यह केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं है बल्कि एक अर्थपूर्ण और सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसमें मूल संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया जाता है। अनुवाद का महत्व आज के बहुभाषी और वैश्विक युग में अत्यंत बढ़ गया है। सबसे पहले यह भाषाई बाधाओं को दूर करता है और विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच संचार को आसान बनाता है। इसके माध्यम से ज्ञान और सूचना एक भाषा से दूसरी भाषा तक पहुंचती है। दूसरे, अनुवाद शिक्षा और ज्ञान के विस्तार में सहायक है। विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध पुस्तकों, शोध और साहित्य का अनुवाद विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तीसरे, यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। अनुवाद के माध्यम से एक संस्कृति की परंपराएं
विचार और मूल्य दूसरी संस्कृति तक पहुँचते हैं, जिससे आपसी समझ विकसित होती है। चौथे, प्रशासन, मीडिया, व्यापार और विज्ञापन जैसे क्षेत्रों में भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह सूचनाओं के प्रभावी संप्रेषण को संभव बनाता है। शिक्षा और अनुवाद पर एक क्या कीजिए निबंध लिखिए। तो शिक्षा और अनुवाद संबंध अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना, व्यक्ति के बौद्धिक विकास को बढ़ाना और उसे समाज के लिए उपयोगी बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति में अनुवाद एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में शिक्षा का क्षेत्र अनेक भाषाओं में फैला हुआ है। यहाँ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। अनुवाद के माध्यम से विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, साहित्य और तकनीकी विषयों की पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे शिक्षा अधिक समावेशी बनती है। अनुवाद न केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित है, बल्कि शोध पत्रों और शैक्षिक सामग्री के आदान-प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को वैश्विक ज्ञान से जुड़े अवसर मिलता है। इसके अलावा अनुवाद सांस्कृतिक समझ को भी बढ़ाता है। जब किसी भाषा के साहित्य और विचार दूसरी भाषा में अनुवादित होते हैं, तो विद्यार्थी विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और विचारधाराओं से परिचित होते हैं। शिक्षा में अनुवाद की एक और महत्वपूर्ण भूमिका डिजिटल युग में बढ़ गई है, जहां ऑनलाइन शिक्षा सामग्री का अनुवाद वैश्विक स्तर पर सीखने के अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 20 है। भाषिक तथा भाषेतर कोषों के बीच क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए। सबसे पहले कोष की बात करें यहाँ पर, कोष मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? कोष ज्ञान का वह साधन है जिसमें शब्दों, उनके अर्थों और प्रयोगों का संकलन होता है। कोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक भाषिक और दूसरा भाषेतर कोष, है ना? तो डिक्शनरी के दो प्रकार होते हैं, एक भाषिक कोष और भाषेतर कोष, जिनमें स्पष्ट अंतर भी पाया जाता है। तो ये जो भाषिक कोर्स हैं, ये वे होते हैं जिनमें किसी भाषा के शब्दों के अर्थ उसी भाषा में या फिर दूसरी भाषा में दिए जाते हैं। इनका संबंध सीधे भाषा और शब्दार्थ से होता है। इनका उपयोग शब्दों का अर्थ, वर्तनी, उच्चारण और उपयोग जानने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी, हिंदी कोश, अंग्रेजी, अंग्रेजी कोश भाषिक कोश है, जिसमें धर्म शब्द का अर्थ, कर्तव्य, नैतिक आचरण बताया जाता है। इसके विपरीत भाषांतर जो कोश है ये वे कोश होते हैं जो केवल शब्दार्थ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विषय विशेष अवधारणाओं या फिर ज्ञान के अन्य क्षेत्रों से संबंधित जानकारी देते हैं। इनमें भाषाओं के साथ विषयगत ज्ञान भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए विज्ञापन कोश, इतिहास कोश या फिर प्रशासनिक परिभाषिक कोश भाषांतर कोश है, जिसमें लोकतंत्र का अर्थ केवल शब्द नहीं बल्कि उसकी परिभाषा, सिद्धांत और विशेषताएं भी दी जाती है। 21 में है भारतीय साहित्य की एकता में अनुवाद की क्या भूमिका है? भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ अनेक भाषाओं में समृद्ध साहित्य रचा गया है। ऐसे में भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करने में अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुवाद विभिन्न भाषाओं के साहित्य को क्या करते हैं, एक एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है और उन्हें एक साझा सांस्कृतिक धारा में प्रवाहित करता है और अनुवाद के माध्यम से एक भाषा में रचित साहित्य दूसरी भाषाओं के पाठकों तक पहुंचता है। इससे विभिन्न प्रांतों की साहित्यिक परंपराएं, विचारधाराएं और भावनाएं आपस में जुड़ती है। उदाहरण के लिए तमिल, बंगाली, मराठी या फिर हिंदी साहित्य का अन्य भाषाओं में अनुवाद भारतीय साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत करता है। इसके अलावा अनुवाद विभिन्न भाषाओं के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। इससे भारत की विविधता में एकता की भावना मजबूत होती है। विभिन्न भाषाओं के साहित्य में निहित मानवीय मूल्य जैसे प्रेम, करुणा, त्याग और सामाजिक न्याय पूरे देश में साझा हो जाते हैं। अनुवाद साहित्य को भी बढ़ाता है, जिससे लेखक और पाठक एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। यह भारतीय साहित्य को संकीर्ण क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकालकर उसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करता है।
22 नंबर में है गद्य साहित्य के अनुवाद की चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। गद्य साहित्य का अनुवाद एक जटिल और संवेदनशील कार्य है, क्योंकि इसमें केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं, अर्थ, शैली, संदर्भ भी सही संप्रेषण आवश्यक होता है। गद्य में विचार, कथात्मक और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मताएं होती है, जिन्हें दूसरी भाषा में सही रूप में प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण होता है। सबसे पहले चुनौती भाषिक भिन्नता की होती है। हर भाषा की अपनी संरचना, वाक्य विन्यास और अभिव्यक्ति शैली होती है, जिससे शाब्दिक अनुवाद अक्सर कठिन हो जाता है। दूसरी चुनौती सांस्कृतिक संदर्भों की होती है। गद्य साहित्य में कई बार ऐसे संदर्भ, मुहावरे और सामाजिक स्थितियां होती है, जिनका दूसरी भाषा में सीधा समकक्ष समकक्ष नहीं होता। और तीसरी चुनौती शैली और भाव की रक्षा करना है। लेखक की लेखन शैली, व्यंग्य, हास्य या फिर गंभीरता को बनाए रखना अनुवादक के लिए कठिन कार्य होता है। चौथी चुनौती मुहावरे और लोक को लोकोक्तियां, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां का अनुवाद है, क्योंकि उनका शाब्दिक अनुवाद अर्थ को बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाठ की लंबाई, जटिल वाक्य संरचना और तकनीकी शब्दावली भी कठिनाई उत्पन्न करती है। काव्यानुवाद पुनः सृजन भी है। इस कथन की तार्किक विवेचन कीजिए। यह कथन पूर्णतः सत्य है कि काव्यानुवाद केवल रूपांतरण नहीं, बल्कि पुनः सृजन भी है। कविता का अनुवाद करते समय अनुवादिक केवल शब्दों का स्थानांतरण नहीं करता, बल्कि मूल कविता की आत्मा, भाव, लय और सौंदर्य को नई भाषा में पुनः रचता है। काव्य में केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि उसमें संगीत, चित्रकला, चित्रात्मकता और भावनात्मक गहराई होती है। इसलिए जब इसे दूसरी भाषा में अनुवादित किया जाता है, तो अनुवादक कई बार नए शब्द, नई संरचना और नई अभिव्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। ये प्रक्रिया उसे पुनः सृजन की ओर ले जाती है। कभी कभी मूल भाषा की कोई अभिव्यक्ति लक्ष्य भाषा में सीधे उपलब्ध नहीं होती। जब अनुवादक समान भाव उत्पन्न करने के लिए नई कल्पना और शैली का प्रयोग करता है ना, इस प्रकार वह मूल कविता में प्रभाव को बनाए रखते हुए उसे नए रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, किसी कविता में प्रयुक्त प्रतीक, अलंकार या फिर सांस्कृतिक संदर्भों को दूसरी भाषा में समझाकर या फिर रूपांतरित करके ट्रांसलेट कर कर प्रस्तुत करना पड़ता है, जो सृजनात्मक कार्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है स्टूडेंट आपका। सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द में समानता और असमानता बताइए, क्या है? सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द दोनों ही भाषा के महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इनके प्रयोग, अर्थ और उद्देश्य में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। तो समानताएं की बात करें, अगर दोनों प्रकार के शब्द भाषा के संप्रेषण के माध्यम है। समान शब्द और पारिभाषिक शब्द दोनों ही विचारों, सूचनाओं और भावों को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। दोनों का उपयोग संदर्भ के अनुसार अर्थ संप्रेषण के लिए किया जाता है, और दोनों ही भाषा के विकास में योगदान देते हैं। असमानताएं, सामान्य शब्दों का प्रयोग दैनिक जीवन की भाषा में होता है, और इनके अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जा सकते हैं। ये शब्द सरल, सहज और बहुअर्थी भी हो सकता है। उदाहरण, पानी, घर, किताब आदि। इसका विपरीत पारिभाषिक शब्द किसी विशेष विषय क्षेत्र में निश्चित और एकार्थक अर्थ रखते हैं। इनका उपयोग प्रयोग प्रशासन, विधि, अर्थशास्त्र आदि में होता है ना। जैसे संविधान, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड्स है जिसका बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। कराधान, मुद्रास्फीति, तो इनके बहुत सारे मतलब हो जाएंगे। तो समान शब्द में भावनात्मक और लचीलापन अधिक होता है, जबकि पारिभाषिक शब्द जो होते हैं उसमें स्पष्टता, शुद्धता और मानकीकरण आवश्यक होता है। अब देखिए, ये तो हम लोग ऊपर में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे थे भैया, ऊपर में सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का टिप्पणी करिए। तो छायानुवाद क्या है, चलिए समझते हैं। छायानुवाद अनुवाद की एक ऐसी विद्या है जिसमें मूल पाठ का शब्दशः
अनुवाद न करके उसके भाव, अर्थ और आशय को दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अनुवादक मूल रचना की छाया को पकड़कर उसे लक्ष्य भाषा में व्यक्त करता है। इसलिए इसे भावानुवाद के निकट माना जाता है। लेकिन यह उससे थोड़ा भिन्न होता है क्योंकि इसमें मूल पाठ की संरचना और सांस्कृतिक संदर्भों की झलक भी बनी रहती है। छायानुवाद में अनुवादक को रचनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिससे वह मूल भाव को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। यह विधि विशेष रूप से कविता, साहित्यिक रचनाओं और भाव प्रधान पाठों के अनुवाद में उपयोगी होती है। इसमें मूल भाषा की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए उसे नई भाषा के पाठकों के अनुरूप ढाला जाता है। दूसरा है ख नंबर टिप्पणी पुनर्सृजन पर। पुनर्सृजन अनुवाद की वह प्रक्रिया है जिसमें मूल पाठ का केवल अनुवाद नहीं किया जाता बल्कि उसे नए रूप, शैली और संदर्भ के पुनः प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अनुवादक मूल रचना के भाव, विचार और संदेश को आधार बनाकर एक नई रचना का निर्माण करता है, जो लक्ष्य भाषा के पाठकों के लिए अधिक स्वाभाविक और प्रभावी हो। पुनः सृजन में अनुवादक को अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वह मूल पाठ की संरचना, शैली और सांस्कृतिक संदर्भों को बदल भी सकता है। यदि आवश्यक हो ताकि अर्थ अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बन सके। यह प्रक्रिया विशेष रूप से कविता, नाटक और साहित्यिक कृतियों कृतियों के अनुवाद में अधिक उपयोगी मानी जाती है। कथा साहित्य का अनुवाद उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें उपन्यास, कहानी, लघु कथा आदि कथा विद्याओं को रचनाओं को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल शब्दों का अनुवाद करना नहीं होता बल्कि मूल कथा के भाव, पात्रों के चित्रण, घटनाक्रम, संवाद और सांस्कृतिक संदर्भों को भी यथासंभव सुरक्षित रखना होता है। कथा साहित्य के अनुवाद में अनुवादक को विशेष सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि इसमें समाज, संस्कृति और जीवन शैली गहरा संबंध होता है। यदि अनुवाद सही ढंग से नहीं किया जाए तो कथा का प्रभाव और उसकी मूल आत्मा नष्ट हो सकती है। इसलिए अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं की गहरी समझ होनी चाहिए। कथा साहित्य का अनुवाद विभिन्न भाषाओं के पाठकों को एक दूसरे की संस्कृति और जीवन दृष्टि से परिचित कराता है। इस प्रकार यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान और साहित्यिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुकूलन अनुकूलन अनुवाद की वह विधि है जिसमें मूल पाठ को ज्यों का त्यों अनुवाद न करके उसे लक्ष्य भाषा, संस्कृति और पाठकों की आवश्यकता के अनुसार ढाला जाता है। इसमें मूल रचना के भाव, विचार और संदेश को सुरक्षित रखते हुए उसकी भाषा, शैली, उदाहरण और संदर्भों में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। अनुकूलन का उद्देश्य पाठ को अधिक सरल, प्रभावी और समझने योग्य बना होता है। जब मूल पाठ को सांस्कृतिक या फिर सामाजिक स्थितियाँ लक्ष्य भाषा के पाठकों के लिए कठिन होती है, तब अनुकूल विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह प्रक्रिया विशेषकर नाटक, बाल साहित्य और जनसंचार माध्यमों में अधिक प्रयोग की जाती है। अनुकूलन के माध्यम से रचना का मूल उद्देश्य सुरक्षित रहते हुए उसे नई संस्कृति में सहज रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कार्य की चुनौतियाँ अनुवाद कार्य एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें अनुवादक को कई स्तरों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे प्रमुख चुनौती स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच व्याकरण, शब्दार्थ और शैलीगत विभिन्नताओं को सही रूप में प्रस्तुत करना है। अनेक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक भाषा से दूसरी भाषा में सीधे अनुवाद योग्य नहीं होती, जिससे मूल अर्थ को बनाए रखना कठिन हो जाता है। सांस्कृतिक भिन्नताएँ भी बड़ी समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि किसी संस्कृति विशेष के संदर्भ दूसरी भाषा में अपरिचित हो सकते हैं। साहित्यिक और भावनात्मक पाठों में मूल भाव और सौंदर्य को सुरक्षित रखना भी चुनौतीपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त तकनीकी शब्दावली, समय सीमा, अनुभव की कमी और उपयुक्त संसाधनों का अभाव भी अनुवाद कार्य को कठिन बनाते हैं। इसलिए अनुवादक को दोनों भाषाओं और संस्कृतियों का गहन ज्ञान आवश्यक होता है।
देखिए 4 नंबर में आपका है, ये सब सभी टिप्पणी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूचना और प्रौद्योगिकी अनुवाद। सूचना प्रौद्योगिकी ने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं और इसे अधिक तेज, सरल तथा व्यापक बना दिया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, विभिन्न अनुवाद सॉफ्टवेयरों के विकास ने अनुवाद कार्य को नई दिशा प्रदान की। आज मशीन अनुवाद, ऑनलाइन शब्दकोश, अनुवाद मेमोरी टूल्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियाँ अनुवादक को सहायता प्रदान करती है, जिससे बड़े पैमाने पर पाठ का अनुवाद कम समय में संभव हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी ने वैश्विक स्तर पर भाषाई बाधाओं को कम किया और अंतर सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा दिया। ईमेल, वेबसाइट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से विभिन्न भाषाओं की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो रही है। हालांकि मशीन अनुवाद अभी भी भाव, संदर्भ और सांस्कृतिक सूक्ष्मताओं को पूरी तरह नहीं समझ पाता है, इसलिए मानवीय अनुवाद की आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी ने अनुवाद को सशक्त बनाया, लेकिन मानव की भूमिका अभी भी अत्यंत आवश्यक है। पुनः अनुवाद हम लोग क्वेश्चन में देख लिए थे, तो ये हो चुका हमारा। विज्ञान की भाषा। विज्ञान की भाषा वह विशिष्ट भाषा है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों और प्रयोगों को स्पष्ट, सटीक और निष्पक्ष रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह भाषा सरल, तार्किक, वस्तुनिष्ठ होती है, जिसमें भावनात्मकता के स्थान पर तर्क और प्रमाण को महत्व दिया जाता है। विज्ञान की भाषा में तकनीकी शब्दावली का विशेष प्रयोग होता है, जिससे किसी भी विषय को एक ही अर्थ में समझा जा सके। इसमें स्पष्टता और बहुअर्थकता से बचा जाता है। गणितीय सूत्र, प्रतीक और आरेख भी विज्ञान की भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अनुवाद के संदर्भ में विज्ञान की भाषा का अनुवाद अत्यंत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि छोटे से परिवर्तन अर्थ बदल सकता है ना? इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। यह भाषा अंतर्राष्ट्रीय संचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार विज्ञान की भाषा ज्ञान को सार्वभौमिक, स्पष्ट और प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम है। अनुवाद के क्या लाभ है? तो भैया ये तो आप जानते हैं, अनुवाद से अनेक लाभ हैं जो ज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुवाद के माध्यम से एक भाषा में उपलब्ध ज्ञान, साहित्य और विज्ञान की जानकारी को दूसरी भाषा के लोगों तक पहुंचाती है ना? इससे विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच समझ और सहयोग बढ़ता है। अनुवाद शिक्षा, शोध और तकनीकी विकास में भी सहायक होता है, क्योंकि विश्व भर का ज्ञान सभी के लिए सुलभ हो जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति और संचार को भी सरल बनाता है। साहित्यिक अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य का आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा अनुवाद रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है और वैश्विक स्तर पर सूचना के आदान प्रदान को बढ़ा देता है। इस प्रकार अनुवाद ज्ञान के विस्तार और सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण माध्यम है। साहित्यानुवाद का अर्थ। साहित्यानुवाद का अर्थ साहित्यिक कृतियों जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि एकाएक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण करना होता है। इसमें केवल शब्दों का अनुवाद नहीं किया जाता, बल्कि मूल रचना के भाव, सौंदर्य, शैली और सांस्कृतिक संदर्भों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। साहित्यानुवाद एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें अनुवादक को दोनों भाषाओं की गहरी समझ के साथ-साथ साहित्यिक संवेदनशीलता की भी आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य मूल साहित्य की आत्मा को नई भाषा के पाठकों तक पहुंचाना होता है, ताकि वे भी उसकी भावना और विचारों का अनुभव कर सकें। साहित्यानुवाद विभिन्न भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक एकता स्थापित करता है। इस प्रकार साहित्यानुवाद केवल भाषिक रूपांतरण नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और कलात्मक सेतु का कार्य करता है। और क्वेश्चन नंबर ट में है पारिभाषिक शब्दावली के प्रकार। तो पारिभाषिक शब्दावली वे शब्द होते हैं
जिनका प्रयोग किसी निश्चित विषय या फिर क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख प्रकार हैं पहला साधारण भाषिक शब्द। तो ये सामान्य शब्द होते हैं जिन्हें किसी विशेष संदर्भ में विशिष्ट अर्थ दिया जाता है, जैसे ऊर्जा, बल आदि। ठीक है। और दूसरा है तकनीकी परिभाषिक शब्द। इनका प्रयोग विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि विषयों में होता है, जैसे ऑक्सीजन, माइक्रोस्कोप, है ना, आदि। तीसरा है मानकीकृत परिभाषिक शब्द। ये शब्द किसी संस्था या फिर आयोग द्वारा निश्चित और मानक रूप में स्वीकार किए जाते हैं। चौथा है क्या है, अनुदित परिभाषिक शब्द। ये वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से अनुवाद के माध्यम भाषा से अनुवाद के माध्यम से बनाए जाते हैं। पारिभाषिक क्या है, पारिभाषिक शब्दावली अनुवाद में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह विषय की स्पष्टता और एकरूपता बनाए रखती है। आपका नेक्स्ट है स्टूडेंट, देखिए पृष्ठांकन समझिए। तो पृष्ठांकन अनुवाद एवं लेखन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें मुख्य पाठ में दिए गए किसी कठिन शब्द, संदर्भ या फिर विचार की अतिरिक्त जानकारी पृष्ठ के नीचे या फिर अंत में दी जाती है। इसका उद्देश्य पाठक को मूल पाठ को बेहतर ढंग से समझने में सहायता प्रदान करना होता है। पृष्ठांकन के माध्यम से लेखक या फिर अनुवादक किसी शब्द का अर्थ, स्रोत या फिर व्याख्या स्पष्ट करता है, जिससे भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। यह विशेष रूप से शैक्षणिक शोध और साहित्यिक लेखन में बहुत उपयोगी होता है। पृष्ठांकन से पाठ की विश्वसनीयता भी बढ़ती है, क्योंकि इसमें संदर्भों का उल्लेख किया जाता है। यह पाठ को अधिक व्यवस्थित और प्रामाणिक बनाता है। इस प्रकार पृष्ठांकन लेखन और अनुवाद दोनों में स्पष्टता, सटीकता और प्रामाणिकता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। इस तरह से आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, मैंने सभी करवा दिया। अब देखिए आपने समझ लिया है, तो रिवीजन के लिए आप लोग क्या कीजिए, नोट्स को क्या कीजिए, परचेस कर लीजिए। ठीक है। तो नोट्स को क्या के लिए भाई, परचेस कर लीजिए। ठीक। कहाँ परचेस करेंगे, व्हाट्सएप में परचेस करेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग जाइए व्हाट्सएप से परचेस कीजिए। बहुत ही मजा आएगा। रिवीजन के लिए भैया आपको बहुत जरूरी है, एग्जाम से 2 घंटा 1 घंटा पहले भी अगर आप रिवीजन करके जाएंगे बहुत काम आएगा। तो फिर भी अभी आप ले लीजिए, एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना है, एग्जाम देना है। तो जाइए व्हाट्सएप से परचेस कीजिए। जाने से बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।